पेड़। नहीं, पिछला हाँ, बस यही स्लाइड रहने दीजिए। कौन सा लगेगा बेटा? पेड़। पेड़ सैंपल टी टेस्ट, करेक्ट। हाँ मैम, पेड़ लगेगा। हाँ, इसीलिए क्योंकि ना रैट्स तो सेम है, हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के पहले ले रहे हैं उसका डेटा, और बाद में इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन देके, इलेक्ट्रिकल शॉक देके और फिर ले रहे हैं, है ना। तो चलिए अभी लिखिए न्यूमेरिकल 2 टेस्ट। टेस्ट के सामने आरो करके लिखिए पेड, PAIRED, पेड सैंपल टी टेस्ट। फिर लिखिए सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना है देखिए, अच्छा नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखा दीजिए प्रीति। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सैंपल साइज, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो बेटा। कितने रैट्स का डेटा दिया हुआ है देखेंगे और मुझे बताएंगे सैंपल साइज कितना है। मैम सैंपल साइज 10 है। यस, करेक्ट। सैंपल साइज 10 है और स्टिमुलेशन एंड नो स्टिमुलेशन के दो कॉलम्स हैं कि जब इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं दिया था तो पहले कॉलम का डेटा है, जब इलेक्ट्रिकल शॉक दे चुके हैं तो सेकंड कॉलम में डेटा है, लेकिन सैंपल साइज 10 है। लिख लिया आपने? यस अभी मैम। लिखेंगे null hypothesis H0, null hypothesis H0 is mu before is equal to mu after। mu का नोटेशन बनाएंगे और लिखेंगे mu before is equal to mu after। यस मैम। ठीक है, अभी स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे उसका। the null hypothesis states that the null hypothesis states that there is no significant effect, there is no significant effect of the electrical stimulation, there is no significant effect of the electrical stimulation on the food intake of rats, on the food intake of rats. There is no significant effect of electrical stimulation on the food intake of rats। लिखा आपने? यस मैम। अच्छा, अब उसके नीचे लिखेंगे DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना Excuse me, होगा madam. यहाँ पे? हाँ जी, Excuse me, madam. क्या बेटा? हेलो मैडम, हाँ, आपने क्या कहा था पहले? μ1 इक्वल टू μ2। mu before Statement. is equal to mu after। μ before is equal to μ after। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए मुझे कितना होगा। यहाँ पे एक सैंपल है तो फॉर्मूला आ जाएगा n-1 9। तो लिखेंगे DF इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 10-1 इज 9 इक्वल टू, ठीक है। 9। नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, अभी आप देखेंगे फिर से हम लोग अगर एक्सेल पे जाएंगे तो डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। डेटा एनालिसिस के बाद विंडो खुलेगा हमारे पास जिसमें सारे टेस्ट के नाम लिखे होंगे। तो हम लोग
सिलेक्ट करेंगे टी टेस्ट पेड, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे टी टेस्ट पेड 2 सैंपल फॉर मीन्स लिखा हुआ है, ये वाला टेस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमें पेड लेना है तो आप देखेंगे 2 इनबॉक्स के खुल जाते हैं, आपको पहला कॉलम पहले इनबॉक्स में डालना है, दूसरा कॉलम दूसरे बॉक्स में डालना है। उसके बाद फिर से हमारे पास है हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस, क्योंकि हमने म्यू बिफोर इज इक्वल टू म्यू आफ्टर अज्यूम किया है तो म्यू बिफोर माइनस म्यू आफ्टर हो जाएगा 0, इसीलिए हम हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस लेंगे 0। फिर से हमने कॉलम्स को नाम दिया हुआ है इसलिए हम लेबल्स पे टिक करेंगे। अल्फा ऑलरेडी अज्यूम्ड है 0.05, हम उसी को रहने देंगे। आउटपुट के लिए एक बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। इतना प्रोसेस होने के बाद हमारे पास एक टेबल मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी यहाँ आप देखेंगे स्टिमुलेशन और नो स्टिमुलेशन में मीन की वैल्यूज देखिए ध्यान से। बिफोर द एक्सपेरिमेंट मीन है 8.6 और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट मीन है 7.6। इसके बाद हम चलेंगे वापस, हम लोग देखेंगे टी स्टैट और टी क्रिटिकल। अब मुझे यहाँ बताइए कि हम लोग 2 टेल्ड वाला लेंगे या 1 टेल्ड वाला, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप बताइए कौन सा वैल्यू लेंगे। हमारे हाइपोथेसिस में इक्वल टू साइन है, मैम 2 टेल लेंगे, हाँ जी 2 टेल लेंगे मैडम। हाँ 2 टेल लेंगे, इसलिए 2 टेल लेंगे क्योंकि इक्वल टू साइन क्योंकि होने की वजह से वो या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया जिसमें दोनों टेल्स है, इसी वजह से हम 2 टेल्ड वाला वैल्यू लेंगे। अभी लिखो अपने नोटबुक में लिखो टी क्रिटिकल, ब्रैकेट में वैल्यू कितना है टी क्रिटिकल का, 2.262 लिखेंगे ब्रैकेट में टी क्रिटिकल, ब्रैकेट में लिखेंगे 2.62 सॉरी 2.262 हाँ ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और मोर देन का साइन देंगे, मोर देन टी स्टार्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे 1.315। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है टी क्रिटिकल की, मतलब जो टेबल से वैल्यू आई है वो ज्यादा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे रिजल्ट, हेंस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, which means that आगे कंटिन्यू लिखेंगे, which means that there is no significant effect, which means that there is no significant effect of electrical stimulation, there is no significant effect of electrical stimulation on the food habits of rats, on the food habit of rats. नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जो हमने हाइपोथेसिस सब लिखी है, टेक्निकली भी इस पे मैंने आपको लिख के दिया है, आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, अभी हमने पैरामीट्रिक टेस्ट देखे कंपैरिजन ऑफ 2 ग्रुप्स के लिए, लेकिन उसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा होता है वो हम लिख लेंगे, थोड़ा सा नोट लिखेंगे। द पैरामीट्रिक टेस्ट for comparing 2 groups, the parametric tests for comparing 2 groups as per the given conditions, as per the given conditions are one sample t-test, comma 2 sample t-test, one sample t-test, comma 2 sample t-test and paired sample t-test, PAIRED, paired sample t-test. Full stop. This is the case when, this is the case when the data is normally distributed. This is the case when
the data is normally distributed, full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे but in case the data is not normally distributed, comma, and comparison of two groups is required, we perform a non-parametric test called M capital MANN man. Next word में W capital WHITNEY Whitney, Whitney, man, Whitney test, TEST. I repeat, MANN man, WHITNEY Whitney, TEST test, man, Whitney, U test. Actually एक और कैपिटल U है Whitney के बाद, man, Whitney, U test. U अकेला है कैपिटल में, man, Whitney, U test. लिखा अपने सबने? Yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, नेक्स्ट ma'am. लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स. अगर दो ग्रुप्स थे तो हमने देख लिया अभी, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक दोनों. अभी कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स, यहाँ पे लिखेंगे द पैरामीट्रिक टेस्ट इज ANOVA, ANOVA, and the non-parametric test is ANOVA, and the non-parametric test is, उसका नाम लिखेंगे K capital, क्रूस्कल, KRUSKAL, क्रूस्कल, KRUSKAL, क्रूस्कल, Wallis, WALLIS, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, TEST. हम एक बार रिपीट करेंगे. क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, KRUSKAL, क्रूस्कल, WALLIS वॉलिस टेस्ट, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट. ठीक है, लिखा आपने? Yes, ma'am. अब इसमें दो, फिर से अनोवा टाइटल दीजिए. अब हम अनोवा पढ़ेंगे. फिर से अनोवा टाइटल दीजिए और उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखिए. अभी पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ, बाद में हम स्लाइड्स देखेंगे. पहले लिखिए बिटवीन वेरिएंस, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन वेरिएंस. और सेकेंड लाइन में नेक्स्ट वर्ड लिखिए विद इन वेरिएंस, WITHIN, विद इन वेरिएंस, बिटवीन वेरिएंस एंड विद इन वेरिएंस. अभी हम जानते हैं कि अनोवा जो है दो ग्रुप से ज्यादा ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं. तो सपोज हम फॉर एन एग्जांपल लेते हैं तीन ग्रुप्स A, B और C. तो बिटवीन वेरिएंस का मतलब हुआ A और B में आपस में डिफरेंस, B और C में आपस में डिफरेंस, और A और C में आपस में डिफरेंस, मतलब अक्रॉस ग्रुप्स. बिटवीन वेरिएंस का मतलब हुआ दो ग्रुप्स के बीच में वेरिएंस, AB, BC एंड AC. समझा क्या आपको मीनिंग बेटा? Yes, yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट जो विद इन वेरिएंस है, विद इन वेरिएंस का मतलब है उस ग्रुप में A में जितने मेंबर्स है उनका आपस में वेरिएंस, हर ग्रुप के अपने खुद के मेंबर्स का आपस में वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड एज विद इन वेरिएंस. ये दो कीवर्ड्स हैं. उसके नीचे लिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला. अभी अनोवा में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखिए C minus 1, where C is the number of columns,
कॉलम्स के ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉलम्स जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट्स। अनोवा में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको ट्रीटमेंट्स बोला गया है साइंटिफिकली। DF2 लिखेंगे, DF2 इज इक्वल टू N माइनस C, N माइनस C, कैपिटल N लिखेंगे, कैपिटल N माइनस C, where N is the total number of N is the total number of responses, N is the total number of responses। मतलब तीनों ग्रुप्स के मिला के जो भी हमारा सैंपल साइज है, जो भी हमारे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, वो हुआ N। और C जैसे आपने पहले देखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ C माइनस 1 और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ N माइनस C। यहाँ तक हुआ बेटा सबका? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अजम्पशंस हमारे क्या हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हम उसको पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। दो ग्रुप से ज्यादा के लिए होता है और ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का ही एक्सटेंशन है। दो ग्रुप्स हैं तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होगा, दो से ज्यादा ग्रुप है तो अनोवा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम मैंने आपको लिखवा के दिया है, वही नाम है। नेक्स्ट। ये दो कीवर्ड्स हैं, अभी अभी हमने लिख लिए और समझ लिए हैं। नेक्स्ट। ये ध्यान से पढ़ेंगे बेटा न्यूमेरिकल में, 1 मिनट रुकती हूँ, आप पहले पढ़ लीजिए। अभी आपकी नोटबुक में लिखेंगे न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल 3। टेस्ट के सामने एरो करके लिखेंगे अनोवा। इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ के मुझे सैंपल साइज बताइए, टोटल सैंपल साइज कितना है, कैपिटल N। ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कितने टाइप की कार्स है और हर कार में कितने सैंपल है। तो total 9 is the sample- total sample size. 9 yes। 3 टाइप की कार्स हैं और हर कार के नीचे 3 नंबर है, इसलिए टोटल सैंपल साइज हुआ 9। तो आप लिखेंगे कैपिटल N इज इक्वल टू 9। वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल एरो करके, वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, क्या गिन रहे हैं हम लोग यहाँ पे? प्रेशर अप्लाइड। यस, मीन प्रेशर। तो वेरिएबल का नाम हुआ हमारा मीन प्रेशर। DF1 की वैल्यू कितनी हुई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखेंगे, DF1 इज इक्वल टू 2 क्या आएगा? 2 आएगा मैडम। 3 - 1 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। DF2 कितना आएगा हमारा? 6। कैपिटल N माइनस C इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 9 इसलिए कि सैंपल टोटल सैंपल साइज 9 और C इसलिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा DF1 और DF2। नल हाइपोथेसिस लिखिए, नल हाइपोथेसिस H0 इज इक्वल टू म्यू कॉम्पैक्ट is equal to mu mid size is equal to mu mid size is equal to mu full size। आप इसको C is equal to mu M is equal to mu F भी लिख सकते हो शॉर्ट में। mu compact is equal to mu mid size is equal to mu full size। मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, स्टेटमेंट में लिखेंगे the null hypothesis। क्या मैडम नल हाइपोथेसिस के बाद बताइए थोड़ा। नल हाइपोथेसिस 0। हाँ
3 अलग अलग टाइप से कार्स है ना बेटा, इसीलिए हम हाँ, लोग हाँ। लिख लेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, क्योंकि 3 अलग अलग है कार्स ना, तो आप लिख μ1 लीजिए μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। अभी स्टेटमेंट लिखिए। ओके, थैंक यू। The null hypothesis states that there is no significant difference. There is no significant difference in the mean pressure applied. In the mean pressure applied with respect to the 3 cars under study. With respect to the 3 cars under study. ये स्टेटमेंट को आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, एक मैंने आपको लिखवा दिया है और एक स्लाइड पे आगे आपको देखने मिलेगा। आपको समझना ये है कि तीनों के मीन्स हम इक्वल अज्यूम करके चल रहे हैं। हमने शुरू में अज्यूम किया कि तीनों का मीन डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट स्लाइड बोला, मैं वेट कर रही थी स्लाइड चेंज करने का। स्लाइड चेंज, हाँ। अभी आप सब एक काम करेंगे, जो ऊपर के 9 नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब कॉम्पैक्ट कार, मिड साइज कार और फुल साइज कार के नीचे 3-3 नंबर दिख रहे हैं। एक्स बार वगैरह नहीं लिखना है आपको, बस ये 3-3 नंबर्स एक बार सिर्फ अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आगे जब स्लाइड्स पे जाएंगे तो फिर ये बार बार आना मुश्किल हो जाएगा। आप इतने 9 नंबर्स लिख लीजिए, कॉम्पैक्ट कार्स, मिड साइज कार, फुल साइज कार, 643, 655, 702, 469, 427, 525, 484, 456 और 402। लिखा आपने? Yes, madam. ठीक है। अब जो आपको नीचे नंबर दिख रहे हैं, अब लिखना नहीं है, आप स्क्रीन पे देखिए खाली। जो आपको एक्स बार दिख रहा है वो फर्स्ट कॉलम का मीन है 666.67। जो आपको 473 दिख रहा है वो सेकंड कॉलम का मीन है, और जो 3 नंबर दिख रहे हैं 484, 456 उसका मीन है 447। ये अलग अलग कॉलम के मीन्स हैं, इनको बोला जाता है कॉलम मीन्स। और जब हम पूरे 9 नंबर को, जितने 9 नंबर है उन सबको ऐड करके उनका मीन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड मीन। उसको नोटेशन होता है एक्स के ऊपर 2 बार्स, एक्स के ऊपर 2 बार्स। आप लिख लीजिए थोड़ा सा, एक्स डबल बार इज इक्वल टू ग्रैंड मीन, बस इतना लिख लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। एक्स डबल बार का जो नोटेशन है वो ग्रैंड मीन के लिए यूज होता है, वो हुआ पूरे 9 नंबर्स का मीन। नेक्स्ट स्लाइड। हमने नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये फॉर्मूले हैं बेटा अलग अलग, पूरा कैलकुलेट करने के लिए मैन्युअली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम आपको एक्सेल में बता देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये ग्रैंड मीन का वैल्यू कैलकुलेट करके बताया हुआ है इस स्लाइड पे, पूरे 9 नंबर्स को ऐड करके। नेक्स्ट स्लाइड। ये कैसे मैन्युअली कैलकुलेट करते जाना है वैल्यूज, वो है एक बार पिछले स्लाइड पे आएंगे, एक और बार पिछले स्लाइड पे, इसके भी पहले। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये वैल्यूज एक बार बेटा सिर्फ आंसर लिख लेंगे नोटबुक में। ग्रैंड मीन लिखो 529.22,
529.22 बस आंसर लिख लो अपने नोटबुक में आप। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आंसर लिखो। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको लिखो एस एस टी, कैपिटल एस एस टी इज इक्वल टू, आंसर लिखेंगे 96303.55। आप नीचे जो कैलकुलेशन है उसको एक बार सिर्फ देख लेंगे। जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है, टोटल वैल्यू यूज किया है, इसलिए माइनस जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ग्रैंड मीन को, हम लोग कॉलम मीन को नहीं माइनस कर रहे हैं। पूरे 9 वैल्यूज में से एक एक वैल्यू लिया, उसमें से ग्रैंड मीन को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, ऐसे करके हम चल रहे हैं। सिर्फ आप आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट ये लिखिए एस एस टी आर इज इक्वल टू 86,049.55। ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स है, मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम मीन में से ग्रैंड मीन माइनस करते हैं। आप नीचे देखेंगे अगर तो आपको दिखेगा एक एक कॉलम मीन में से ग्रैंड मीन को माइनस किया है, और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि उस कॉलम में 3 मेंबर्स हैं, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। आंसर लिखा आपने 86,049.55। नेक्स्ट स्लाइड। अब लिखेंगे SSE, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। SSE उसका आंसर लिखेंगे 10254। SSE का मतलब होता है विद इन वेरिएंस, जो हमने वर्ड लिखा था विद इन वेरिएंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर मेंबर को उसी के कॉलम मीन माइनस करेंगे। हर मेंबर में से पहले 3 में से 666 माइनस करेंगे, दूसरे 3 में से 473 माइनस करेंगे, और तीसरे 3 में से 447 माइनस करेंगे, क्योंकि विद इन डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं। एनीवेज ये आपको मैन्युअली करना नहीं है, आप आंसर लिख लीजिए 10254। नेक्स्ट। अभी हमने न्यूमरेटर्स कैलकुलेट किए थे सारे, अभी हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस डिनोमिनेटर में लेके और हमें मीन्स निकालने हैं। तो आप लिखिए MSE वहां गलत टाइप हुआ है, ऊपर टाइटल में गलत है। आप लिखिए MST इज इक्वल टू 12037.94। नेक्स्ट। यहाँ पे क्योंकि कॉलम का निकाल रहे हैं हम लोग मीन, इसलिए हम C-1 से हमने डिवाइड किया। MSTR वैल्यू लिख लीजिए 43024.78। MSTR 43024.78। नेक्स्ट। यहाँ हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, इसलिए n-c से डिवाइड किया। आंसर लिख लीजिए 1709। अब आपके नोटबुक में आप नोट कीजिए। ये MSE है बेटा, पहला वाला MST था। ओके ठीक है। अभी आप लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे नोटबुक में, फॉर फाइंडिंग द टेबल वैल्यू ऑफ ANOVA, for finding the table value of ANOVA we use the capital F लिखेंगे, कैपिटल वाला F लिखेंगे, we use the F table। हमने टी टेस्ट में टी वाला टेबल यूज किया था। अनोवा के लिए जो टेबल हमको स्टैटिस्टिकल टेबल दिया होता है उसका नाम होता है एफ टेबल। एफ टेबल, फॉर फाइंडिंग द टेबल वैल्यू ऑफ अनोवा वी यूज द एफ टेबल। और ये जो हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशंस, ये हो गया स्टैटिस्टिकल वैल्यू, मतलब कैलकुलेशन से, फॉर्मूला से वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेशन के लिए f निकालना होता है जब स्टैटिस्टिकली f की वैल्यू कैलकुलेट करके, तो हम लोग लिखते हैं MSTR अपॉन MSE। इसका आंसर लिख लीजिए 25.17। ये हुआ आपका f स्टैट, F स्टैट 25.17। अभी अगर क्लासरूम रहता बेटा तो हम लोग ये सब कैलकुलेट करके बहुत डिटेल में समझते हैं अनोवा को, लेकिन अभी क्लासरूम नहीं है मेरे पास, इसीलिए हम लोग थोड़ा क्विक हो गए इसमें। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट, यहाँ पे टेबल वैल्यू लिख लीजिए। टेबल में से जो f का वैल्यू है वो है 5.14 और ये एनालिसिस लिख लीजिए। सिंस f critical is less than f calculated, we reject the null hypothesis। ये तीनों चीज लिख लीजिए नोटबुक में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, एक्सेल में देखेंगे बेटा ऐसे दिखता है। जब हम डेटा एनालिसिस पे जाते हैं सबसे पहले, वहां पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अनोवा सिंगल फैक्टर, अनोवा मल्टी फैक्टर। हम लोगों ने यहाँ सिंगल फैक्टर इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक ही है, मीन हेड प्रेशर। पूरी 9 वैल्यूज जो है वो सारी मीन प्रेशर की है, इसीलिए हमने सिंगल फैक्टर सिलेक्ट किया। फिर हमने पूरे 9 वैल्यूज, वो हमें इनपुट रेंज एक ही दे रहा है तो हमने सारे 9 वैल्यूज एक साथ ले लिए। उसके बाद हम लोग देखे लेबल्स में टिक किया है, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी ली है, आउटपुट रेंज में एक सेल सिलेक्ट किया और ओके किया। नेक्स्ट, अब हमें ये जो आंसर्स मिले हैं, ये देखिए आपके नोटबुक में जो आंसर्स लिखे हुए हैं सारे, पहला वाला जो ग्रुप है कॉम्पैक्ट कार्स का, उनके पहले सम है, एवरेज है, देखिए वही वाले एवरेजेस हैं और वेरिएंस है। नीचे वाला अनोवा का टेबल है, उसमें देखिए जो वैल्यूज आपने लिखी 8605010254 96304। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाला हुआ है C-1 2 n-C6, वही वैल्यूज हैं। फिर ये आपके पास MST और MSE के वैल्यूज हैं, उन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास F का वैल्यू आ गया और F क्रिटिकल का वैल्यू 5.143 टेबल में से हमको मिला है। तो एक क्लिक पे आपके पास ये सारा आ जाता है, आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना होता है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन से बटन्स प्रेस करने हैं और ये जो वैल्यूज आई हैं इनको रीड कैसे करना है, इनको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो वो मैंने आपको लिखवा के दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हमने अभी तक देखा, अगर हमें कंपैरिजन ऑफ मीन्स करना था 2 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स का, उसके हमने पैरामीट्रिक टेस्ट स्टडी किए, नॉन पैरामीट्रिक के नाम लिखे। अब सबसे पावरफुल एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो आप लिखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट का नाम लिखिए, उसके नीचे लिखिए अभी, इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन में लिखेंगे it can be used for only categorical variables, it can be used for only categorical variables। मतलब जहां ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, ग्रुप्स के नंबर्स है हमारे पास कि कौन से ग्रुप में कितना नंबर है, उसके कंपैरिजन के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक जब होता है तो इट इज यूज फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल। नेक्स्ट स्लाइड। ये सिंबल होता है काई स्क्वायर का। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो हम एक हाइपोथेसिस ले रहे हैं कि 60 घंटे अगर पीएचडी स्टूडेंट्स के पास हैं, इफ दे हैव 60 आवर्स फॉर स्टडी, दे डिस्ट्रीब्यूट द टाइम इक्वली 20 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। आप एक्सपेक्टेड वाला रो देखिए, वहां पे हमने लिखा है 20 20 20 60। हमने वो अज्यूम किया है कि 20 आवर्स करेंगे। देन वी आस्क्ड द सैंपल एंड वी फाउंड, जो हमने ऑब्जर्व्ड में लिखा है, ऑब्जर्व्ड इज द एक्चुअल रीडिंग फाउंड फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। एक्सपेक्टेड में हमने पहले इक्वली डिवाइड कर दिया,
एंड देन वी यूज द फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड जो थर्ड रो में है, एंड देन वी स्क्वायर दिस एंड डिवाइड, तो हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता है। तीनों कॉलम्स के काई स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मिल जाता है। वी हैव काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। आपके नोटबुक में लिखेंगे न्यूमेरिकल 4, टेस्ट के सामने लिखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। उसके नीचे लिखेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, वेरिएबल है कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। उसके नीचे नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस μ1 is equal to μ2 is equal to μ3, null hypothesis μ1 μ2 μ3 are all equal। उसके बाद डीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, C-1 एक ब्रैकेट में और R-1 दूसरे ब्रैकेट में, C-1 मल्टीप्लाइड बाय R-1। अभी यहाँ पे देखेंगे बेटा, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिर्फ कॉलम्स हैं, रो एक ही है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व्ड वाला रो देखा जाता है, रो एक ही है। तो यहाँ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर केस में वो होगा सिर्फ C-1। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं रोज में तो हम लेते हैं C-1 R-1। इस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला हमारा सिर्फ होगा C-1, इसीलिए आंसर आया 3 - 1 = 2। फिर उसके नीचे लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.90, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.90। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। ये इस तरह से काई स्क्वायर का टेबल दिखता है, स्टैटिस्टिकल टेबल। साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है और ऊपर में एरर दिया होता है। क्योंकि हमने 0.05 अज्यूम किया है इसलिए हम उस वाले कॉलम में जाते हैं, और क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है इसलिए हम 2 वाली रो में जाते हैं, वहां से हमें वैल्यू मिलता है। आंसर लिखिए, काई स्क्वायर क्रिटिकल इज इक्वल टू 5.991, काई स्क्वायर क्रिटिकल इज इक्वल टू 5.991। अब यहाँ आपने 2-3 प्रॉब्लम्स देख लिए, इंटरप्रिटेशंस देख लिया। अब आप मुझे बताइए, सिंस काई स्क्वायर क्रिटिकल इज मोर देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, तो नल हाइपोथेसिस का क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? अभी काई स्क्वायर क्रिटिकल की वैल्यू ज्यादा रिजेक्ट है, करेंगे। नहीं बेटा एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे बेटा। जब क्रिटिकल वैल्यू Okay. कम होती है तो हम रिजेक्ट करते हैं, जब Okay, क्रिटिकल ma'am. वैल्यू ज्यादा होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। लिखिए, सिंस काई स्क्वायर क्रिटिकल इज मोर देन काई स्क्वायर स्टार्ट, since chi-square critical is more than chi-square stat, comma, we accept the null hypothesis. We accept the null hypothesis. अभी काई स्क्वायर के बेटा बहुत सारे वेरिएशंस हैं, अलग अलग काई स्क्वायर में अपने आप में कई सारी टेस्ट हैं, हमने सिर्फ एक देखी है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए। एग्जाम में आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि काई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला C-1 R-1 है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए यूज होता है। ये 3 चीजें आपको काई स्क्वायर के बारे में पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। मैम एक क्वेश्चन था, हमने जो पहला न्यूमेरिकल देखा जिसमें मेन प्रेशर ऑफ कार्स लिया था उसमें भी। मैं मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन कर रही हूँ, एक सेकेंड। ओके मैम।
अभी बोलिए आप क्या बोल रहे थे? मैम इसके पहला जो हमने न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमने 3 कार्स का मीन प्रेशर चेक किया, तो मोर और लेस डेटा पैटर्न सेम है, उसमें भी 3 ग्रुप्स थे, इसमें भी 3 ग्रुप हैं, वेरिएबल एक ही था, बस जो डिफरेंस है यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड डाला है। तो अगर हम किसी डेटा को बेस बनाते हैं तो सुनिए सुनिए सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। काई स्क्वायर का जो डेटा है हमारा वो कैटेगोरिकल वेरिएबल का है, नंबर है वहां पे, उसका यूनिट नहीं है कोई। और जो हमने पहले देखा था अनोवा में वो यूनिट है, प्रेशर है, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो ऐसे ऐसे ओके दिमाग में कंफ्यूजन्स मत बनाइए बेटा। और स्टैटिस्टिक्स ना एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक एक टेस्ट समझने के लिए कई कई घंटे लगते हैं। लेकिन हम लोग ये जो शॉर्ट में प्री पीएचडी का कोर्स करते हैं ना, ये बहुत सिंपल ओवरव्यू रहता है, ये सिर्फ ऐसे सुपरफिशियल है, इन डेप्थ नहीं है। मैंने आपको लिखवा के दिया है। पाई स्क्वायर जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए है, यहाँ जो भी चीजें होंगी, डेटा होगा, वो सिर्फ नंबर्स में होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। समझ में आया? ओके यस पूरा मैम डेटा ही अलग टाइप का है बेटा। You cannot यस use मैम ANOVA for data which is categorical. You have to have a continuous variable for ANOVA. बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो इन डेप्थ में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी, है ना? ठीक ओके है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है कि हम आगे चलें? एक्चुअली मैडम ना ये थोड़ा लास्ट वाला एक, हाँ बोलिए। हाँ मैडम ये लास्ट वाला जो है ना, सीन स्क्वायर स्क्वायर क्रिटिकल मोमेंट, उसके बाद थोड़ा सा रह गया। हाँ कुछ नहीं, वो काई स्क्वायर क्रिटिकल ज्यादा है ना, इसलिए हमने नल हाँ, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। वी एक्सेप्ट द नल अच्छा ठीक। हाइपोथेसिस। बस बेटा थोड़ा सा जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने हैं, बहुत सारे, नियरली 70 प्लस ठीक है, एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, है ना? ठीक थोड़ा है सा ना मैडम, इसलिए ठीक है। जल्दी। जी, नेक्स्ट ओके ओके, लाइन। थैंक यू। नेक्स्ट, ये आप पढ़ चुके हैं रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये एक थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है। हमारे पास अभी एसपीएसएस में दिखा तो नहीं सकती हूँ आपको, शायद प्रीति मैम बाद में आपको एक बार खोल के दिखा देंगे। एसपीएसएस क्या है? एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। एसपीएसएस का फुल फॉर्म पहले हुआ करता था स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, लेकिन अब उसका नाम चेंज किया है स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशंस, क्योंकि पहले सिर्फ सोशल साइंस के लोग यूज करते थे, साइकोलॉजी वाले। अभी सारे ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री इट इज बीइंग यूज्ड, इसलिए उन्होंने उसका नाम चेंज किया है। नेक्स्ट। उसमें 4 तरह की विंडोज होती है, जिसमें पहला आप जो डेटा देखते हैं, जैसा एक्सेल का शीट होता है आपका, सेम वैसा ही शीट दिखता है। उसके बाद जो आपके आंसर्स आते हैं डेटा एनालिसिस करके, ब्लू कलर की एक विंडो बनती है जिसको बोलते हैं आउटपुट व्यूअर। रेड कलर की एक विंडो बनती है जिसमें प्रोग्रामिंग सिंटैक्स वो अपने आप आपको लिख के देता है, वो रेड कलर की विंडो होती है जिसको बोलते हैं सिंटैक्स एडिटर। और एक स्क्रिप्ट विंडो होता है जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहां पे आपको बताता रहता है। नेक्स्ट। ये डेटा व्यू आपका ऐसा दिखता है, जैसा कि एक्सेल की शीट दिखती है वैसा ही दिखता है आपका। नेक्स्ट। आउटपुट ऐसा दिखता है, जो भी आपने कैलकुलेट करा होगा, ग्राफ्स आए होंगे, टेबल्स आए होंगे, वो सारा आपको ऐसे एक ही शीट में दिखाई देता है। नेक्स्ट। सिंटैक्स, आपको ऐसे प्रोग्रामिंग पूरा लिख के आ जाता है, आप सेव करके रख सकते हो आगे के लिए, आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से बना के आपको देता है। नेक्स्ट। स्क्रिप्ट विंडो में पूरा क्या क्या प्रोसेस चल रहा है सारा का सारा लिख के आता है बहुत डिटेल में। नेक्स्ट। ये हमारा डेटा विंडो होता है जिसमें ऊपर रोज में वेरिएबल्स लिखे हैं, कितने सीरियल नंबर है, जहाँ केस लिखा है। ये तो बेटा आप जब देखेंगे ना सॉफ्टवेयर को तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एसपीएसएस जब खुलता है तो 2 तरह के विंडोज दिखते हैं, एक डेटा व्यू और एक वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल के सारे डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम क्या है, कौन सा क्वेश्चन उस वेरिएबल के लिए हमने अपने क्वेश्चनर में यूज करा है, उसको लेबल में लिखते हैं। वेरिएबल की विड्थ कितनी है वो विड्थ डिसाइड करते हैं।
वेरिएबल में अगर वैल्यूज है जैसे कि मेल इज इक्वल टू 1, फीमेल इज इक्वल टू 2, हमको सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि एसपीएसएस को सिर्फ नंबर्स समझ में आते हैं। तो हम लोग वैल्यूज में जाके वर्ड्स को भी नंबर्स देते हैं और कोडिंग करते हैं। वो होता है वैल्यूज आ जाते हैं, फिर स्केल डिफाइन करते हैं कि अगर नॉमिनल स्केल है क्या, ऑर्डिनल स्केल है क्या, और इंटरवल और रेशियो के लिए एसपीएसएस ने एक ही स्केल यूज किया है। तो हमको स्केल डिफाइन करनी होती है। जब वो विंडो कंप्लीट हो जाती है हमारी, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट 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 कैसे कैसे रूल्स हैं ये दिए हुए हैं इस पे। ये वेरिएबल व्यू है विंडो का। नेक्स्ट, यहाँ विड्थ हमको डिफाइन करनी है, जितना भी कैरेक्टर्स है, जितना बड़ा नंबर है उतनी विड्थ हमको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट, यहाँ हमें देखना है कि अगर हमारे डेटा में डेसिमल्स नहीं है तो हमको डेसिमल को 0 कर देना है, वरना वो दो डेसिमल में देता है। 1.00, 2.00, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा फिर दिखाई देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेबल्स में मैंने आपको बताया, जो हम वेरिएबल नाम हमको बहुत छोटा सा लिखना पड़ता है, यहाँ पे हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि उस वेरिएबल का क्या मतलब है, कौन से क्वेश्चन से हमने उसको कैलकुलेट किया है, कहाँ से हम लाए हैं, वो सब कुछ यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑलरेडी हैव सेट की कोडिंग करना है, हमको नेम को नंबर देना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, दैट्स इट। ये पीपीटी आपके पास रहेगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। कहीं कोई दिक्कतें हैं तो आप जा सकते हो। आपका जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें मैं एक बेसिक बात आपको बताती हूँ, डायग्राम्स डालना बहुत मुश्किल होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे स्टैटिस्टिक्स में। सेकंड, आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए लंबा चौड़ा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि टाइम बाउंड टेस्ट होता है, उतने ही मिनट्स में आपको उतने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। सिंपल चीजें हो सकती हैं, जैसे मीन के लिए 2-3 नंबर्स दे दिए, मीन निकालो। मोड के लिए कुछ नंबर्स दे दिए, मोड सिलेक्ट करो। मीडियन के लिए हो सकता है, मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 2-4 नंबर देके हो सकता है वो पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज कोई फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछ सकते हैं। जो एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली वो कंसेप्ट डेफिनेशंस पे होंगे जो हमने पढ़े हैं। जो एमसीक्यूज आपको आएंगे वो नोटेशंस पे हो सकते हैं, किसके लिए कौन सा नोटेशन यूज होता है। हाइपोथेसिस के टाइप्स पे हो सकते हैं, आपने जो टेस्ट पढ़ी वो कितने वेरिएबल्स के लिए, कंपैरिजन के लिए, किस चीज के लिए यूज होता है वो हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके एमसीक्यूज इन्हीं के आसपास में घूमते हैं। अभी फिलहाल बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यूज आपको कोई किसी को भी कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए फटाफट, फिर हम एमसीक्यूज चालू करते हैं। कुछ पूछना है बेटा किसी को? ठीक है, वी कंसिडर कि आप लोग बहुत सबको सब कुछ समझ गया, बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। ठीक है प्रीति मैम, हम लोग एमसीक्यूज का पीपीटी ले लेंगे। प्रीति मैम, यस मैडम। हाँ, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे हम लोग अभी, और ठीक है फिर मैम। एमसीक्यूज चालू करते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, ये ऑन रहने देते हैं मीटिंग को। हाँ हाँ एक 5 मिनट स्टार्ट कर लेते हैं जी। हाँ। यस मैम।